सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वॉइड एग्रीमेंट की। प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने कवर किया था फ्री कंसेंट का टॉपिक। जिस सारे टॉपिक में जो इन डेप्थ एनालिसिस थी वो सारी आप लोगों ने चेक की। साथ के साथ जब हम बात कर रहे थे फ्री कंसेंट की, तो चाहे कोर्सन की बात हो, मिस्टेक के टाइप्स हो, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो सकता है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है या इलीगल में वॉइडेबल हो सकता है, सारे पॉइंट डिस्कस किए थे। इवन तो उसके डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो भी था जो आई होप सो आपने कवर जरूर किया होगा, जहां हम बात करते थे साइलेंस इज नॉट एन एक्सेप्टेंस। ये वो क्वेश्चन है जिसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप में से किसी ने कवर किया है फ्री कंसेंट वाला वीडियो, जो प्रीवियस लेक्चर जाके कवर करना और साथ के साथ डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। सो आज की इस वीडियो में बात करेंगे वॉइड एग्रीमेंट की। देखो, वॉइड एग्रीमेंट के दो वर्ड से मिलकर बन रहा है। पहला है वॉइड, दूसरा है एग्रीमेंट। जब एग्रीमेंट माइंड में आएगा तो सर क्या चीज़ें निकल के आती हैं? सबसे पहली बात होती है कॉमर्शियल नेचर का एग्रीमेंट, जो डेफिनेट वे में जाके आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है 99% केसेस में। 1% केस है जो स्टार्टिंग में आपका कॉन्ट्रैक्ट मे बी वैलिड हो, बट एट द एंड जाके वो वॉइड हो सकता है। क्या सर्कमस्टेंसेस हैं अभी आपको बताऊंगा। तो एक हो गया कॉमर्शियल नेचर का एग्रीमेंट। सर सेकंड नेचर का एग्रीमेंट है आपका जिसको बोलते हैं डोमेस्टिक नेचर का एग्रीमेंट, जो कंप्लीटली वॉइड होता है, जिसका एग्जांपल है आपका केस लॉ बल्फर वर्सेस बल्फर 1919। समझ आ रहा है? अच्छा, मुझे कमेंट सेक्शन में लाइव चैट में बताओ, एक केस लॉ और था जो हस्बैंड वाइफ के बीच में था, बट वो कंप्लीटली वॉइड नहीं था ऑन द ग्राउंड ऑफ बोथ द पार्टीज। फटाफट कमेंट करके बताओ, देखता हूँ कितने लोग के आंसर सही होने वाले हैं। फर्स्ट, कॉमर्शियल नेचर का एग्रीमेंट जो वैलिड होगा ही होगा। दूसरा, डोमेस्टिक नेचर का एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट ही वॉइड होगा। तीसरा, रिलीजियस नेचर का एग्रीमेंट, मतलब अगर आपने पंडित जी से कोई वादा कर दिया, मौलवी साहब से कोई वादा कर दिया डोनेशन देने का, और अगर आप नहीं दे रहे हो तो मौलवी या फिर वो पंडित जी आप पे केस नहीं फाइल कर सकते, बिकॉज आपको कंसिडरेशन में कुछ भी नहीं मिल रहा है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले टॉपिक से, जहाँ हेडिंग है आपकी, ध्यान से देखिए, एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। वो कौन से एग्रीमेंट हैं जो एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर हैं? अच्छा, वॉइड एग्रीमेंट की बात आएगी, दिमाग में रखना कि कोई भी पार्टी किसी भी पार्टी पे केस फाइल नहीं कर सकती, ना ही वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। स्टार्ट करते हैं। फिर से एक बार समझा दूं, सेक्शन हम सेपरेटली याद करेंगे, अभी सेक्शन याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट आता है एग्रीमेंट बाई इनकम्पिटेंट पार्टीज। आपको ध्यान है इनकम्पिटेंट पार्टीज कौन? वो ड्रंकर, वो लुनैटिक पर्सन, वो माइनर। जो पार्टीज लास्ट वाली वीडियो में डिस्कस ऑलरेडी हो चुका है, बहुत इन डेप्थ नहीं जाएंगे, बट शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। सॉरी, अगर कोई आपका लुनैटिक पर्सन है, गजनी टाइप, वो एग्रीमेंट नहीं कर सकता, क्लियर। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो माइनर है, बिलो 18 ईयर्स, वो भी नहीं कर सकता। हाँ, इंडियन मेजॉरिटी एक्ट में अगर वो पर्सन आ रहा है तो 21 ईयर उसकी माइनर एज होगी, बता चुका हूँ ये भी, है ना। तो ये 3 पॉइंट से आपके। फिर बात आता है एग्रीमेंट विथ अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन। कोई एग्रीमेंट ऐसा है जहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, जो कंसिडरेशन है, वही अनलॉफुल है, तो वो भी कंप्लीटली वॉइड होगा। तीसरा पॉइंट आता है एग्रीमेंट मेड अंडर म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ फैक्ट। देखो, मैं आपको सेक्शन नहीं बता रहा हूँ, रीज़न साफ है, सेक्शन बाद में आपको याद कराऊंगा। अगर म्यूचुअल मिस्टेक हुई, जब आपने लास्ट वाली क्लास में मिस्टेक वाली इमेज देखी होगी, तो वहाँ पे म्यूचुअल मिस्टेक में बताया था कि वॉइड नेचर का होगा। नेक्स्ट, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, ट्रेड और लीगल प्रोसीडिंग। अगर आप किसी के बिजनेस को रोकने का, धंधे को रोकने का, या फिर आप किसी की शादी हो रही है और वहाँ आप जाके ये बोल दो कि भाई ये कोरोना पॉजिटिव है ना, सिचुएशन ऐसी है, तो वहाँ पे शादी रुक जाएगी और आपका उसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, इन दैट सिनेरियो ये एग्रीमेंट भी कंप्लीटली वॉइड होगा। सो इस इमेज पे ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा है कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट। अभी देखो कैसा है, आप जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो दो तरीके से हो सकता है, एक सेपरेट हो सकता है, दूसरा इनसेपरेट हो सकता है। मतलब आपके कॉन्ट्रैक्ट में दो अलग अलग पार्ट हो सकते हैं, उसमें से एक पार्ट सेपरेट है, एक पार्ट सेपरेट नहीं है। तो अब क्या सीन क्रिएट होगा, ध्यान से देखिएगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट सेपरेबल नेचर का है, मतलब उसमें दो अलग अलग पार्ट हैं, जिसमें से एक पार्ट लीगल है, दूसरा पार्ट इलीगल है, तो जो लीगल वाला पार्ट होगा वो वैलिड एग्रीमेंट होगा, जो इलीगल वाला पार्ट होगा वो वॉइड एग्रीमेंट होगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट सेपरेट नेचर का है तो। बट अगर कॉन्ट्रैक्ट इनसेपरेबल नेचर, फिर देखिए
कॉन्ट्रैक्ट इज़ ऑल टुगेदर वॉइड। अगर कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग नहीं है तो जो पूरा का पूरा एग्रीमेंट है वो कम्प्लीटली वॉइड होगा। चलिए अब जरा बात कर लेते हैं कुछ एक पॉइंट्स की। इसमें एक बात और कहना चाहूँगा, वेजरिंग एग्रीमेंट को इन डेप्थ समझने के लिए, और हाँ, जैसा CTC क्लासेस की जो एक ट्रिक रही ना हमेशा आपको लॉ समझाने की, उसको सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करना, जहाँ पे वेजरिंग एग्रीमेंट का टॉपिक आज ही मिल जाएगा। तो वो टॉपिक आज के आज कंप्लीट कर लेना, ठीक है। जरा बताते हैं, पहले पॉइंट शुरू करेंगे। अनसर्टेन मीनिंग। अनसर्टेन मीनिंग का मतलब क्या है सर? भैया तेल दे दो। शॉप वाले को फ़ोन मिलाया और आपने सिंपल एक स्टेटमेंट दिया, भैया तेल भेज देना। शोरूम वाले को फ़ोन मिलाया और आपने बोला, भैया ये कार दे देना। अब आपने उसको कार में ये नहीं बताया कौन से कलर की कार, कौन सा कलर का मॉडल, कौन सा कंटेंट, वो कुछ भी नहीं, सिर्फ कार दे दो। भैया तेल दे दो। शॉप वाले को ये नहीं बताया किस स्पेसिफिकेशन का ऑयल चाहिए आपको। लाइक अगर आपको कोर्सिन ऑयल चाहिए, या फिर आप केरोसिन ऑयल, या फिर आपका कोकोनट ऑयल हो गया, कोई भी ऑयल आपने डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, सिंपली तेल दे दो। तो यहाँ पे अगर आपकी मीनिंग सर्टेन नहीं है तो आप उस पर्टिकुलर पर्सन पे किसी और तरह का ऑयल, किसी और तरह की कार डिलीवर करने के लिए केस फाइल नहीं कर सकते हो। लाइन पढ़ देता हूँ। ओके, एन एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज़ नॉट सर्टेन इज़ वॉइड। जहाँ पे मीनिंग सर्टेन नहीं होगी वो एग्रीमेंट वॉइड होगा। बट वेयर द मीनिंग देयर ऑफ इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन, जहाँ पे मीनिंग सर्टेन हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए, आप एक ही पर्टिकुलर ऑयल में डील करते हो, मैंने आपको फ़ोन करके बोला भैया तेल भेज दो, तो वहाँ पे क्योंकि आप एक ही ऑयल में डील करते हो तो वहाँ पे वो मीनिंग खुद ब खुद सर्टेन हो जा रही है, तो एग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा। एग्जाम्पल, ए एग्री टू सेल 100 टन ऑफ ऑयल at the rate of ₹2000 per ton to B, the agreement is void on ground of uncertain meaning, because यहाँ पे कंफर्म नहीं है which type of oil you have to sold, है ना। चलो अगले पॉइंट की बात करेंगे। वेजरिंग एग्रीमेंट, मैंने पहले बोला आप इसको इन डेप्थ पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करना, मस्त है, टॉपिक कवर होगा। फिर भी थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, वेजरिंग एग्रीमेंट में जहाँ दोनों पार्टीज़ का उस इवेंट पे कोई कंट्रोल नहीं होगा तो उसे हम वेजरिंग एग्रीमेंट कह सकते हैं, ठीक है। और ऑल टुगेदर वेजर इज़ वॉइड होगा। जन्नत है ना, वो मूवी में कैसा होता था, लाइक वो आता था और वो सट्टे लगाता था, पैसे जीत के आता था। बट इस टॉपिक को आप कवर करना डिस्क्रिप्शन से, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। चलिए अगले पॉइंट की बात कर लेंगे अभी हम लोग। अगला पॉइंट हमारे पास है, स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन आर जनरली वैलिड। जो स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन है वो वैलिड होता है इन जनरल। कुछ एलिमेंट्स हैं। पॉइंट नंबर 1, म्यूचुअल इंटेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज टू एक्वायर और डिलीवर द कमोडिटीज, जहाँ पे म्यूचुअल इंटेंशन, दोनों पार्टी की इंटेंशन बनी हुई है। सेकेंड वन, द अंडरटेकिंग और रिस्क अराइजिंग फ्रॉम मूवमेंट इन प्राइजेस। अब कुछ अंडरटेकिंग हो रहा प्राइस में तो वो भी दोनों पार्टी लेने की रेडी है, तो डेफिनेटली वहाँ पे वैलिड एग्रीमेंट होगा। सो कम टू नेक्स्ट पॉइंट, एग्रीमेंट अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी। देखो यार, पब्लिक पॉलिसी क्या है? जो हमारी सोसाइटी, हम उसके अगेंस्ट में कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो पाकिस्तान से हमारा कोई ऐसा सिचुएशन गड़बड़ हुई और केस, क्योंकि हमारी वीडियोस पाकिस्तान वाले भी देखते हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा मेरे भाई एग्जांपल को एग्जांपल जैसे लेना, ये आप दिल पे ले लो, अरे सर क्या बात कर रहे हैं। तो मान लो अगर पाकिस्तान से कोई वॉर की सिचुएशन क्रिएट हो गई है, उस सिचुएशन में जब वॉर हो चुकी है, वॉर चल रही है और आप ये चाहते हैं कि चलो हम पाकिस्तान से ट्रेडिंग करते हैं, बिजनेस बढ़ाते हैं, तो वहाँ पे आप पब्लिक पॉलिसी के अपोज में जाके काम करें। और कोई भी एग्रीमेंट जो पब्लिक पॉलिसी के अपोज में होगा वो एग्रीमेंट ऑल टुगेदर वॉइड होगा। सेकेंड, आप एक ऐसा एग्रीमेंट करते हो जो रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड है, किसी के बिजनेस को रोकने का आप एग्रीमेंट कर रहे हो, किसी की मैरिज को रोकने का एग्रीमेंट कर रहे हो, तो ये एग्रीमेंट भी कैसा वॉइड होगा। पढ़ देते हैं सर। सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं। These are the agreements which are against the moral laws of the society and contravenes any established interest of society। सोसाइटी का जो इंटरेस्ट है उसके बियॉन्ड नहीं जाना है। पॉइंट नंबर 1, ट्रेडिंग विथ एनिमी, एनी ट्रेड विथ पर्सन ओइंग एलियंस टू द गवर्नमेंट एट वॉर। सिंपली मेंशन है युद्ध के दौरान। अगर आपने उससे पहले कर रखा है एग्रीमेंट, वैलिड है। युद्ध के बाद एग्रीमेंट कर रहे हो, वो भी वैलिड है। और हाँ, आपके मन में क्वेश्चन हो सकता है, सर पहले एग्रीमेंट कर रखा है, एग्रीमेंट अभी रनिंग कंडीशन में और वॉर स्टार्ट होगी फिर, तो उस ड्यूरेशन के लिए एग्रीमेंट को पॉज किया जाएगा। इतना ही है, आगे बढ़ते हैं। सो लिखा हुआ है, इंडिया विदाउट द लाइसेंस वॉर विथ इंडिया विदाउट द लाइसेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज वॉइड एज द ऑब्जेक्ट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। सेकंड, स्टेबलिंग प्रोसिक्यूशन। देखिए सिंपल सी बात है, आपको पता है कि सामने वाला पर्सन फ्रॉड कर रहा है, सामने वाला पर्सन क्राइम कर रहा है, आपको ये मालूम भी है वो क्राइम कर रहा है, लेकिन वो आपको एक ब्राइब देता है, वो बोलता है भाई साहब ये लो 1 लाख रुपए, ये लो 20,000 रुपये, मुँह मत खोलना बस। तो यहाँ पे आपने जो ये एग्रीमेंट कर लिया है
है ना। कंप्रोमाइज़ ऑफ पब्लिक ऑफेंसेस इज़ इलीगल, अगर आप पब्लिक ऑफेंस में कंप्रोमाइज़ करते हो ये इलीगल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन बात वही है, वॉइड होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है चैम्पर्टी एंड मेंटेनेंस। इन दोनों के स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ, जो आपके माइंड में होगा कॉपी में से लिख लेना। चैम्पर्टी में एक लाइन नोट करो, यहाँ पे जो लाइक प्रमोशन ऑफ लिटिगेशन का मतलब होता है केस फाइल करना, दावा करना कोर्ट में, ठीक है, विच वन हैड नो इंटरेस्ट, मतलब आपका उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस आपको ले आया गया। जैसे मूवीज़ में कैसा होता था, तुम उसके खिलाफ केस फाइल कर दो, है ना। चलो एग्जांपल बताता हूँ, मैगी पे केस हुआ, जिस बंदे ने केस किया उसका, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जिस बंदे ने केस किया हो सकता है उसका पर्सनल कोई इंटरेस्ट ना हो, बट अभी बाबा जी ने क्या करा, बाबा समझ रहे हो ना, है ना, वो कपाल भाती वाले, उनकी बात कर रहा हूँ। बाबा जी ने मान लो उनको एक पैसा बड़ा अमाउंट दिया कि आप नेस्ले कंपनी पे केस फाइल कर दो, सो दैट हम अपना प्रोडक्ट मार्केट में उस टाइम पे लॉन्च कर पाएँ और अपने प्रोडक्ट की मार्केट में सेल बढ़ा पाएँ। अब एग्जांपल सुनना, A promised to pay a B sum of ₹10,000 if B file a suit against C। समझ आ रहा है क्या? बाबा जी ने मिश्रा जी को पैसे दिए कि आप नेस्ले कंपनी पे केस फाइल करो। मिश्रा जी का नेस्ले कंपनी पे केस फाइल करने का कोई इंटरेस्ट नहीं, उन्हें पता भी नहीं है कि लेबोरेटरी में कैसे चेक होता है, क्या लाइक आप कोई प्रोडक्ट कंज्यूम करते हो, कितनी बार उसको लेबोरेटरी में जाके चेक करते हो, नहीं करते हो ना। बट मिश्रा जी को क्योंकि पैसे मिले तो उन्होंने केस फाइल किया। इस सिनेरियो में उनका उस केस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट पैसे में इंटरेस्ट है, ठीक है। इसको बोलेंगे मेंटेनेंस, उनको उनके काम को मेंटेन करने का पैसा दिया गया। अगला आता है चैम्पर्टी, इसमें आपका इंटरेस्ट है। एक एडवोकेट है, वो बोलता है कि भाई साहब मैं आपको आपकी प्रॉपर्टी का केस तो जिता दूंगा, बट इसके बदले में मैं आपसे आपकी प्रॉपर्टी में कुछ पार्टनरशिप, कुछ हिस्सेदारी लूँगा। पढ़ देता हूँ, देखिए। इट इज़ बार्गेन वेयर बाई वन पार्टी एग्री टू असिस्ट द अदर इन रिकवरिंग प्रॉपर्टी विद अ व्यू टू शेयरिंग द प्रॉफिट ऑफ लिटिगेशन। तो जो भी केस फाइल करने से जो प्रॉफिट होगा उसको हम शेयर करेंगे आपस में। मतलब साफ है, मेंटेनेंस में पार्टी का कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, चैम्पर्टी में पार्टी जो इन्वॉल्व हो रही है उसका इंटरेस्ट होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, इंटरफेरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस। देखो अगर आप इंटरफेयर करते हो जस्टिस में, लाइक किडनैप कर ले गए, है ना, जो गवाह बन के आ रहा था, मूवीज़ में होता है ना ऐसा, वही वाला ही है। एन एग्रीमेंट हुज ऑब्जेक्ट इज टू इंड्यूस एनी जुडिशियल ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट टू एक्ट पार्शली और करप्टली इज वॉइड। पुलिस वाले को आपने घूस पकड़ा दी, है ना, एडवोकेट साहब को आपने पैसे ज़्यादा खिला दी। इन दोनों सिनेरियो में आप इंटरफेयर कर रहे हो कोर्ट में, और वो जस्टिस के लिए, तो जस्टिस नहीं मिलेगा अगर, तो वहाँ पे भी जो एग्रीमेंट आप ये कर रहे हो ना, ये भी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। नेक्स्ट, मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट पहले बता चुका हूँ, फिर पढ़ देता हूँ। एन एग्रीमेंट टू पे मनी टू अ पर्सन हायर टू प्रोक्योर अ वाइफ इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी एंड देयरफॉर इट इज़ वॉइड। तो लाइक आपने कोई ऐसा एग्रीमेंट किया जो वॉर सिचुएशन में है, कोई ऐसा एग्रीमेंट किया जो जस्टिस को रोक रहा है, कोई ऐसा एग्रीमेंट किया जो किसी की मैरिज को रोक रहा है, ये सारे के सारे एग्रीमेंट कैसे होंगे, वॉइड होंगे। अगला, इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन, ध्यान से सुनना, टेकिंग अ बेनिफिट अगेंस्ट द ऑब्लिगेशन, मतलब क्या है, ए हु इज़ द मैनेजर ऑफ अ फर्म एग्री टू पास अ कॉन्ट्रैक्ट टू X इफ़ X पे टू A ₹20,000 प्राइवेटली। समझ रहे हो, वो टेबल के नीचे वाला 20,000 रुपये दो तुम्हें, हम ये चीज़ फाइल करा देंगे, टेंशन ना लो। तो भाई ये वॉइड है, टेबल के नीचे वाला काम नहीं। अगला, सेल ऑफ पब्लिक ऑफिस। भाई साहब आपने पब्लिक ऑफिस को सेल करने का एग्रीमेंट कर लिया, जैसे ताजमहल बेचने के लिए एग्रीमेंट कर लिया कि मेरा है ताजमहल, मैं बेच दूंगा, मैं बंटी बबली हूँ। तो भाई साहब ये जो एग्रीमेंट आप कर रहे हो कंप्लीटली वॉइड है, ठीक है। पढ़ देते हैं, ब्राइब फॉर अपॉइंटमेंट इन अ पब्लिक ऑफिसेज, इतने पैसे तो तुम्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट बना दूंगा। अगर कोई आपसे ऐसा कह रहा है और आप उसको इतने पैसे दे रहे हो, तो ये पैसा भी आपके लिए वॉइड नेचर का होगा, आप उसे वापस नहीं ले पाओगे। अगला, एग्रीमेंट फॉर क्रिएशन ऑफ मोनोपोली इज वॉइड। इन लॉकडाउन देयर आर सो मैनी केसेस जहाँ पे ये सिचुएशन ऑलरेडी क्रिएट हो रही है, बट फिर भी इस बारे में बात करना ज़रूरी। ध्यान से सुनिएगा, एग्रीमेंट फॉर क्रिएशन ऑफ मोनोपोलीज वॉइड, ये कह तो रहे हैं वॉइड है, बट वो हो नहीं पा रहा। समझाता हूँ कैसे। आप जिस भी एरिया में रहते हैं ईमानदारी से कमेंट करके बताना। अब वहाँ पे कैसा है, बहुत सारी शॉप हैं, जब लॉकडाउन हुआ था कुछ एक शॉप को ओपन होने की परमिशन मिल गई, वही मेजॉरिटी ऑफ शॉप को ओपन होने की परमिशन नहीं मिली। इन दैट सिनेरियो जिस शॉप को परमिशन मिली
वो शॉप और जो शॉप बंद है दोनों सेम नेचर की हैं, दोनों सेम प्रोडक्ट में डील करती हैं, दोनों का टाइम आउट भी सेम है, सब कुछ सेम है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी सेम है, फिर भी एक शॉप को परमिशन मिलती है, एक को नहीं मिलती है। अब जिसको परमिशन मिली है उसको परमिशन कैसे मिली ये सोचिए ज़रा। तो जो पॉइंट है फिर से पढ़ दे रहा हूँ, एग्रीमेंट फॉर क्रिएशन ऑफ मोनोपोलीज। क्या हुआ, उसको मोनोपोली क्रिएट करने का मौका दे दिया गया कि भाई साहब आप बेचो सुबह से शाम, शाम को हम आप मुलाकात करेंगे। आगे तो आप समझ ही रहे हो, है ना। आगे बढ़ते हैं। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज फिर भी हो चुका है। अगला पॉइंट एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, ये भी डिस्कस कर चुका हूँ। अब कुछ पॉइंट्स है जो मुझे आपको बताने हैं, लास्ट में ध्यान से सुनिएगा। एक्सेप्शंस बता देता हूँ। यस, ओके। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड का एक्सेप्शन है सेल ऑफ गुडविल। अगर आप किसी बिजनेस की गुडविल को सेल कर देते हो, गुडविल क्या है सर, बिना गुडविल के धंधा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये सिनेरियो ऐसा, ये एक्सेप्शन कहलाता है। सर क्यों यार, लॉजिक समझो। आपने बिजनेस लिया किसी का, उसकी गुडविल को सेल कर दिया, मतलब आपने उसकी गुडविल नीलाम कर दी। नेस्ले कंपनी में मैगी के साथ यही हुआ था, उसकी गुडविल को कहीं कहीं हिट फैलाया गया कि नहीं भाई ये प्रोडक्ट ही ख़राब है, जबकि सालों से लोग कंज्यूम करते आ रहे हैं। नेस्ले कंपनी की स्मार्टनेस देखिए, वो प्रोडक्ट वापस लेके आती है, प्रोडक्ट पे प्राइस हाइक करके लाती है। तो आप जैसे समझदारों के लिए, भारतीयों के लिए उसने प्रोडक्ट पे हाइक क्रिएट कर दी, और जैसे प्रोडक्ट पे प्राइस रेज हुआ तो आपने फिर भी बाय किया। तो जो भी उसको लॉसेज हुए थे वो सारे लॉसेज ने ऑलरेडी कवर कर लिए, है ना। चलो आखिरी पॉइंट डिस्कस करेंगे आज का, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। बार बार आपको ये समझना है, अगर आप ऑब्वियस सी बात है वॉइड होगा, बट इसके एक्सेप्शन पे ध्यान दो। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट थ्रू आर्बिट्रेशन, अगर आप कोई डिस्प्यूट, कोई विवाद है उसका सेटलमेंट कर रहे हो तो वो वॉइड नहीं हुआ। दूसरा क्वेश्चन ऑलरेडी अराइजन और विच मे अराइज इन फ्यूचर रिफर टू आर्बिट्रेशन सच अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इन राइटिंग। अगर आपने एक राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट करा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे जो बात हो रही है वो एग्रीमेंट की वॉइड होने की हो रही है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अब आपको क्या करना है वो ध्यान से सुन लीजिए। मैंने आपको जो पॉइंट्स बताए हैं यहाँ से एक पर्टिकुलर क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है। अब सिंपल सा काम है, डिस्क्रिप्शन चेक करो, वेजरिंग एग्रीमेंट का वीडियो मिलेगा, इन डेप्थ होगा, पूरा लिखा हुआ बताया होगा मैंने, एज इट इज़ लिख ज़रूर लेना। एंड आई विश कि आप ऐसा करोगे ज़रूर, एंड आई बिलीव आप ऐसा ज़रूर करने वाले हो। बाकी रात में 9 बजे टेलीग्राम पे आपको अकाउंट्स वाली क्लास का क्वेश्चन देता हूँ। जिन बच्चों ने अकाउंट क्लास नहीं कवर की है, होशियारों कर लो, नहीं क्वेश्चन पोस्ट करूँगा तो वहाँ पे भी आप रह जाओगे। चलो मिलता हूँ कल सुबह 11 बजे आपको यूट्यूब पे अकाउंट की क्लास में, और तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।